बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज से चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो लोड की थी जो कि फ्रांस से जो आबदोज़ें खरीदी गईं। ये 90 की दहाई का सौदा था जिसके बारे में मैंने बताया कि उसमें किस तरह करप्शन वगैरह हुई। वो वीडियो अच्छी खासी उसमें तफसीलात थी, लेकिन उसके बावजूद जो नाजरीन थे हमारे, उन्होंने उसमें कई क्वेश्चंस, कई सवालात उठाए, और उन सवालात की वजह से मुझे अब उसी की एक कंटिन्यूएशन में ये दूसरी वीडियो तैयार करने की ज़रूरत महसूस हुई। अब इसमें जो सवाल था उसमें किसी ने ये सवाल किया हुआ था कि जनाब ये 90 की दहाई का सौदा है, अब आपको क्या याद आया कि अचानक इसके ऊपर आप वीडियो बनाई? तो याद इसलिए आया कि पिछले मंगल ही वहाँ पे फ्रांस में उनके उस वक्त के वजीर आजम का ट्रायल शुरू हुआ। वजीर आजम को कटहरे में ला के खड़ा किया गया। अब वजीर आजम की 90 साल की उम्र है, वो कब के वजारत उस्मा से फारिग हो चुके, लेकिन चूंकि तहकीकात साथ साथ चलती रहीं और जब तहकीकात आके किसी शक्ल में मुकम्मल हुई और वो इस काबिल हुई कि उनके ऊपर कानूनी चाराजोई की जाए, तो उनको ला के उन्होंने कटहरे में रखा। मेरी सोच ये थी कि पाकिस्तान में भी उसके ताने बाने मौजूद हैं, और वो लोग जो करप्शन में मुलव्वस है वो पाकिस्तान में आज मौजूद हैं। अगर वहां पे 20 साल बाद किसी को कटहरे में ला के खड़ा किया जा सकता है फ्रांस में, तो यहां हम क्यों नहीं इस पे बात कर सकते? सो मेरा ये नुक्ता था जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई पहले वाली, इसी पे आप दोनों के केस पे। दूसरा जो किस्सा था वो ये है कि जो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जनाब जो बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप शक्को शुबे का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान में बाज़ लोगों के ऊपर, उनमें ख़ास तौर पे मोहतरमा का ये मोहतरमा बेनज़ीर का जिक्र था, आसफ जरदारी साहब का जिक्र था। तो ये शक्को शुबे की बुनियाद पे तो बात नहीं होनी चाहिए, ये कोई असूली तौर पे बात करनी चाहिए जिसमें कोई शवाहिद हों। लेकिन मैं समझता हूँ शवाहिद शायद यहाँ पे मौजूद थे। आपने देखा कि नेवी ने अपने तमाम ऑफिसर जो कि उसमें शामिल थे, बशमूल उनके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मंसूर उल हक, उन सबको सजाएं दी, और नहीं दी सजा, किसी को नहीं मिली तो वो आपके सियासतदान जो उसमें शरीक थे उनको नहीं मिली। अब ये हुआ ये कि ये मामला जब फ्रांस में चला तो फ्रांस में भी एक तहकीकात हो रही थी। मैंने उसकी बहुत सारी तफसीलात पिछली वीडियो में कुछ दी कुछ नहीं दी थी, और इसमें जो देखने की बात थी वो ये थी कि ये जो तफसीलात बाज मैं आज दे रहा हूं ये आज की नहीं है, ये 2011 में फ्रांस के अखबारात में छपी और मुकम्मल तहकीकात के बाद छपी। ये जो उस वक्त जो उसमें तफसीलात छपी उसकी बुनियाद ये थी कि आप दोजों की जो खरीदार 1994 और उसके बाद हुई, और फिर यहाँ पे वो बनती रही, और मैंने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था कि यहाँ जब यहाँ बन रही थी आप दोजें, उनको यहाँ बनाया जा रहा था कराची शिपयार्ड में, तो उस वक्त भी उनके 11 इंजीनियर्स मारे गए क्योंकि उनके ऊपर एक खुदकुश हमला किया गया था इनकी बस के ऊपर, जिसमें फ्रांस के 11 इंजीनियर और 4 हमारे थे। 15 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। ये शेरेटन होटल के बाहर बस खड़ी थी जिसके ऊपर खुदकुश हमला हुआ, और शक यही था कि चूंकि किक बैक की रकम यानी जो कमीशन की रकम थी वो पाकिस्तानियों को जो मिल रही थी मिल गई, जितनी आगे बाकी रहती थी वो ना मिलने की वजह से, या फ्रांस के सदर ने उस पर पाबंदी लगा दी, उसकी वजह से उसका रिएक्शन था कि ये मारे गए लोग। फ्रांस आज भी इसी थ्योरी पे यकीन करता है, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, ये काम जो है वो टेररिस्ट का था, हिजबुल मुजाहिदीन का था ये, या अलकायदा का था। अब चीज़ यह है कि मलिहा लोधी हमारी बहुत अरसा तक यूनाइटेड नेशन में भी सफ़ीर रही हैं, अमेरिका में सफ़ीर रही हैं। इनको मोहतरमा ने 1994 में बेनज़ीर ने इनको अमेरिका में सफ़ीर भेजा, और उसकी बुनियादी वजह यही लगती है कि इनका आपस में अच्छा खासा मिलना मिलाना ताल्लुक था, या मलिहा लोधी की कुछ दोस्ती होगी। मलिहा लोधी का भाई आमिर लोधी वो साहब हैं जो कि इसमें कलीदी रोल अदा कर रहे हैं, और वो आसफ जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे। अब ये सारी जो फ्रेंच तहकीकात है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि फ्रांसीसियों ने इसी पे मुकदमा बनाया, और वो उन्होंने अखबारात में भी यही चीज़ छपी। ये जो आमिर लोधी है
ये इस डील के बाद फ्रांस में मुकीम था, वहाँ रह रहा था, इसने अपना घर बार लिया हुआ था वहाँ पे। और इसको 2010 में वहाँ पे गिरफ्तार हुआ। ये 2010 में हुआ ये कि फ्रांस की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है उनकी पुलिस की, उन्होंने आमिर लोदी के घर पे छापा मारा, रेड मारा, और वहाँ से तमाम रिकॉर्ड जो था, कागजात, इससे रिलेटेड ऑगस्टा जो जो अब्दोजे हैं उनकी खरीदारी से मुतल्लिक जो भी कागजात थे वो सारे कब्जे में ले लिए। अब जब ये कब्जे में कागजात आए, उनका तजिया वगैरह किया गया, देखा गया, तो उससे ये पता चला कि इसमें 5.5 मिलियन फ्रैंक्स की पहले एक पेमेंट की गई जो कि अक्टूबर 1994 में हुई, और उसके कागजात से ये पता चलता था कि इसका 70% हिस्सा जो है वो जरदारी साहब को दिया गया और 30% हिस्सा जो है वो आमिर लोदी ने रखा। दूसरी पेमेंट जो है वो दिसंबर 1994 में की गई, और इस दफा तकरीबन 60 मिलियन फ्रैंक्स की पेमेंट थी, और इसमें भी तकरीबन 41 मिलियन जो था वो जरदारी साहब को दिया गया, और 18 मिलियन, तकरीबन 18 मिलियन ये आमिर लोदी ने रखा। उसके बाद ये है कि सॉफमा के डायरेक्टर हेनरी गेविटेट हैं जो कि उस ज़माने में थे वहाँ पे, उन्होंने इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखा, वो पार्टनर भी थे इस डील में, और उन्होंने बताया कि जरदारी साहब को कुल जो डील था उसका 4% यानी टोटल 33 मिलियन यूरो मिलने थे उस डिज़ाइन के, जो कि यहाँ पे कराची शिप यार्ड में जो कुछ बनना था उसका, उसमें से गालिबन यही रकम होगी जो नहीं मिली, रोक दी गई, और जिसकी बुनियाद पे ये सारा झगड़ा खड़ा हुआ। अब चीज़ ये है कि ये जो डील है इसमें तमाम रकूम आमिर लोदी के ज़रिए और एक जफ़र रमी आदमी था उसके ज़रिए ये सारे हुआ, और स्विस बैंक अकाउंट खोले गए। ये रकम यहाँ से एक पहले कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई, फिर उसके बाद उसको वहाँ से छुपाने के लिए कोई और नए अकाउंट खोले गए स्विट्ज़रलैंड में, फिर उनमें ट्रांसफ़र की गई। लेकिन ये चीज़ें उन डॉक्यूमेंट्स में से जो आमिर लोदी से बरामद हुई, वो उसके घर से जो शवाहिद मिले उनसे ये चीज़ें सारी मालूम हुई और पता लग गया। अब यहाँ पे ये है कि इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर तक सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये रकम इन्होंने वसूल कर ली और बाद में वहाँ से चली गई, इंग्लैंड में गालिबन प्रॉपर्टीज खरीदी या कुछ। अब चीज़ ये है कि ये एक सवाल किसी ने मुझसे इसी पिछली वीडियो में किया हुआ था कि हम पाकिस्तान में लोगों को सजा क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं आए दिन तकरब लोगों को सजा हुई। सो ये एक केस आपके सामने है। जब ये 2010 में ये चीज़ 2011 में जब ये चीज़ सामने आई, अखबार की जीनत बनी, तो उस वक्त जरदारी साहब सदर थे, इम्यूनिटी भी थी, और फिर उन्होंने तरदीद वगैरह करके तो इसको हशब कर दिया, केस ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में किसी ने इसका पूछा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि उनकी सफाई पेश करने के लिए एक हजूम है, पीपल्स पार्टी सारी मौजूद है, वो इन चीज़ों का दिफा करती है और इस तरह करप्शन को वो परवान चढ़ाने में मददगार होती है। इसी तरह दूसरा केस आप देखिए, मैं ये दो केस इसलिए बयान कर रहा हूँ कि दो पार्टियों के ये हेड हैं, एक नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है, दूसरा रिलेटेड है जरदारी साहब से जो पीपल्स पार्टी और हमारे मुल्क की दो बड़ी पार्टियां हैं। अब जहां तक इनका केस है, इनमें जो बुनियादी कलीदी केस था नवाज शरीफ साहब के मामले में, ये था हुदैबिया पेपर मिल का केस। अब हुदैबिया पेपर मिल का देख लें कि 1993 में ये अपार्टमेंट मौजूद थे, जबकि इस मुकदमे में, पनामा के केस में, नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि जी हमने तो ये अपार्टमेंट 2006 में खरीदे गए थे, और फिर बाद में जब मुकदमा चला तो उन्होंने कहा जी मेरे तो है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं किसके हैं। अब ये जो 1993 में जो खरीदे गए अपार्टमेंट, उसका सबूत यही है, 93 से पहले होंगे इनके पास, कि 1993 में गालिबन वहां पे इंग्लैंड में इन्होंने कर्जा लिया हुदैबिया पेपर मिल के लिए और ये अपार्टमेंट गिरवी रखे। अब जब आप हुदैबिया पेपर मिल के लिए कर्जा ले रहे हैं तो हुदैबिया पेपर मिल के जो मालिकान हैं उनकी मलकियत इन अपार्टमेंट की होनी चाहिए, वरना तो बैंक कर्जा नहीं देगा आपको, किसी के जायदाद रखे तो आप कर्जा नहीं ले सकते। सो ये कर्जा लिया गया और वो पैसा जो था वो हुदैबिया पेपर मिल के नाम पे वसूल कर लिया गया। यानी पहले अपार्टमेंट खरीदने के लिए जो पैसा गया उसका कोई पता नहीं कहां से आया, फिर जो कर्जा लिया वो पाकिस्तान आया होगा, वो इस्तेमाल किया, फिर बाद में कर्जा अदा किया किसी वक्त पे और उस पैसे का भी कोई पता नहीं कि कहां से और कैसे अदा किया। उसकी बुनियादी वजह है जो हुदैबिया पेपर मिल का यहां पे कारोबार था, वो लगातार दिखाया गया कि वो घाटे में है। जब घाटे में है तो आप टैक्स नहीं दे रहे,
और अगर आप घाटे में हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे, तो कर्जा जो आपने उतारना है वो कैसे, वो तो प्रॉफिट होगा तो कर्जा उतरेगा। सो वो कहां से रकम आई, कैसे कर्जा उतरा, वो भी पता नहीं। वो रकम बाहर गई, वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी। सो ये एक ऐसा केस था जो कि इसहाक डार साहब ने जिसकी तफसील वगैरह दी हुई थी, और इस तफसील में बैंकों के चेक नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर, जहां जहां जो खोले गए और जो कुछ हेरा फेरी की गई, वो सारा कुछ मौजूद था। यानी ये वाहिद केस था जिसमें कि कोई तहकीकात की जरूरत नहीं थी। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के ऊपर अगर यह मुकदमा आगे चलाया जाता तो इससे बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल एक मुसल्लमा केस था। लेकिन आप देखिए हमारे अदालती रवैया देखिए। काजी फायद ईसा साहब के पास ये केस गया, उन्होंने ना सिर्फ नैब की ये दरखास्त, इस केस को खोलने के लिए नैब ने जो दरखास्त की वो मुस्तरद कर दी, बल्कि उन्होंने पाबंदी एक लगा दी कि ये केस हमेशा हमेशा के लिए मैंने फैसला कर दिया, आइंदा कभी भी दोबारा नहीं खोला जा सकता। अब बताइए इसकी क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि एक वो केस जो कि वाहिद केस, खुद ब खुद सबूत शुदा केस, अगर उसको जज ही कह दे कि उसको दोबारा न खोलें, पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, वो तो गया। अब इसके बाद और देखिए कि वहां पे जो नैब के वकील थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो जज साहब को याद कराएं कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दिया था कि इस केस को खोलने के लिए आप अपील करें, या इस केस को खोलने के लिए करें। तो जब उन्होंने, उस वकील ने थोड़ा इंसिस्ट किया, तो जज साहब ने तकरीबन उसको धमकी दी कि तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा, खबरदार इसका नाम मत लो। मुझे 5 बैंक वाले 5 रुकनी बेंच का जिक्र मैंने नहीं सुनना। नतीजा ये कि वो वकील चुप कर गया, उसको तो धमकी मिल गई, वो तकरीबन जेल में चला जाता अगर वो मजीद इंसिस्ट करता। सो जज साहब ने क्यों ये इतना शद्दोमत से ये इस पे जोर दिया कि भाई ये बात ही नहीं सुनी उसकी। और फिर इसके बाद जो और भी उन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया, वो ये है कि पाबंदी आयद कर दी कि इस केस को बाद में मीडिया में डिस्कस नहीं किया जा सकता। नतीजा ये कि मीडिया में इस केस के फैसले के ऊपर या इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, चल रहा था, उस पर बहस नहीं हो सकती थी, कोई तनकीद नहीं हो सकती। ये क्यों हुआ? कभी कभी मैंने तो नहीं सुना कभी कि किसी भी केस को मीडिया में डिस्कस न किया जाता हो, या उसको उसका फैसला जो आता है वो तो खासतौर पे फैसला आने के बाद तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका भी कोई जिक्र ना हुआ, इस पर भी पाबंदी लग गई। तो जब ऐसे हालात हों तो फिर आप सोच लीजिए, मेगा करप्शन तो यही आपके जो लीडर्स हैं उन्हीं पे ज्यादा इल्जामात हैं कि मेन करप्शन तो उन्होंने की है, तो उनको तो मुल्क में पूरी तरह हमायत हासिल है, तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सो आप टकरे मारते रहिए। सो मेरे जो नाजरीन थे जिन्होंने सवाल किया था कि हम क्यों नहीं सजा दे सकते, करप्ट माफिया क्यों आज़ाद फिरती है, मेरा ख्याल है मैंने 2 नमूने के केसेस आपके सामने रख दिए। और भी केसेस मेरे पास मिसाल मौजूद है और केसेस की भी, लेकिन आप इससे खुद नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सजा क्यों नहीं है हमारे मुल्क में। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।